अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि आज पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। हर जगह से आवाज़ें निकल रही हैं और ये नहीं कि आप मौजूदा हुकूमत को ब्लेम करें या पिछलों को करें या पिछलों को करें। हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है जो कि कंटिन्यूटी पॉलिसी कभी नहीं आई, और ये कंटिन्यूटी इसलिए नहीं आई बिकॉज़ हमने हर चीज़ को सियासत के रंग में रंग लिया है। आज मेरे साथ एक बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं फ्रॉम लाहौर, इलियास मजीद साहब। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रहे हैं, ये जो हमारा चैम्बर है, और उसके साथ इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं जो मैं कहूँगा कि सोशल वेलफेयर के लिए। आज मैंने कहा कि आज एक्चुअली जो लोग बहुत शोर कर रहे हैं इनसे भी बातचीत की जाए, क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें सबको पता है, लेकिन सॉल्यूशंस क्या हैं, तो सॉल्यूशंस पे हम बात करेंगे। ये अभी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब उन्होंने सारे ट्रेडर्स से मिले, बिजनेसमैन से मिले, तो ये भी उसमें शामिल थे। इनसे भी पूछेंगे कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, और क्या आगे एक फ्यूचर हो सकता है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इलियास साहब, और ये मुझे बताइए कि आपका बिज़नेस क्या है? सर, मेरी पैकेजेस इंडस्ट्री है, ईगल पैकेजेस के नाम से। उसके अलावा मेरे 2-3 और बिज़नेस हैं, और इस वाले से मैं इस वक्त 6-7 कंपनियां चला रहा हूँ। ओके, अब नेचुरली आपके डाइवर्सिफाइड बिजनेस होंगे। ये मुझे बताएं कि ये जो आज ताजर और ट्रेडर्स कराची से लेकर पेशावर तक शोर मचा रहे हैं, आपकी मीटिंग भी हुई है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? जी। क्या उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है? पहली बात ये है कि जैसे आपने शुरू में बात की कि बिज़नेस को हमेशा इग्नोर किया गया। हमेशा आप टीवी चैनल खोल लें, कहीं कोई बात कर लें, 24 आवर एक ही बात होती है, सियासत सियासत सियासत, जबकि हमारी बेस जो है वो बिज़नेस है। हमने कभी इकानमी को मद्देनज़र नहीं रखा। मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा कि आप चाइना को ज़रा देख लें। चाइना हमसे गरीब था, हमसे पीछे था, आज सुपर पावर बन गया सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैनों की वजह से। पहली मैं बात करूँगा 70 से लेकर 90 तक चाइना का जो भी प्रेसिडेंट होता था, जब उनको ज़रूरत थी, जब वो लोग सैकड़ों पे थे, उन्होंने 1 महीने के अंदर एक मीटिंग हुआ करती थी बिजनेसमैनों के साथ, सुबह ब्रेकफास्ट के साथ डिनर तक। वहीं बिजनेसमैन डेलीगेशन की सूरतों में आते थे, वही प्रेसिडेंट बैठा होता था, वही ब्यूरोक्रेट बैठे होते थे, वही प्रपोजल आती थी, वही फैसला होता था, वही अमल दरामद के लिए ऑर्डर जारी हो जाते थे, वही बैठे उनका सेक्रेटरी बैठा टैप करके ऑर्डर। आज चाइना सुपर पावर बन गया। हमारे यहाँ, मैं खुद चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर में रहा हूँ, हमारे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती हैं, बिल्कुल होती हैं, फ़ोटो सेक्शन और कुछ नहीं। कभी सदर पाकिस्तान के साथ होती हैं, सिर्फ फ़ोटो सेक्शन। इसके अलावा हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सके, जबकि हमारी जो बेस है वो तो बिज़नेस है। अगर हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म होगी? फिर ये हाल ये है यहाँ कि बिजनेसमैन को तंग करने का तरीका है ब्यूरोक्रेट। हमारा कोई मसला हो जाए ना, छोटे से छोटा भी, हमने एक, मैं मिसाल देता हूँ, FIR भी दर्ज करानी हो तो SHO की ख्वाहिश पता क्या होती है? मैं मालिक से मिलूँ। मैं बल्कि पिछले दिनों में SHO को बोला भी आप मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे? मेरा काम है करें, सिर्फ पैसे लेने के लिए। मैं मालिक से मिलूँगा, मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, मैनेजर से नहीं मिलेंगे। सब महकमों का यही हाल है। आप वहाँ वापटा को दरख्वास्त दे दें, कमर्शियल मीटर चाहिए, वो लैंडमैन भी आपके पास ऐनक लगा के ऐन तैयार होके पता गाड़ी पर क्रेडिट में लेकर आया, वो आगे गाड़ी खिला देगा, सीधा किसी मैनेजर से मुलाकात नहीं चाहेगा, कहेगा नहीं मैं उससे मुलाकात करूँगा। और भाई आप काम करो। ये कल्चर डेवलप हो चुका है जिसकी वजह से मुल्क के ये हालात हुए हैं। वरना इकानमी हमारी देखना कहाँ से, कुछ गलतियाँ की हैं सियासतदानों ने। अगर नेशनलाइज मिले ना होती तो आज हम पाकिस्तान शायद सुपर पावर की तरफ चल चुका होता। नेशनलाइज एक गलती हुई है जिसकी वजह से सरमायाकार बाहर की तरफ गए हैं। अब अदारे जो है ना, वो कोई तामन नहीं करता, उनका एक ही काम है पैसा पैसा और पैसा। बाद दफ़ा हम किसी ब्यूरोक्रेट के पास बैठते हैं ना, तो हम कहते हैं यार देखिए मुल्क की खातिर है, तो आगे से कहता आप लोग कम कमा रहे हो, हमें दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब ये कल्चर डेवलप होना था तो ये एंड होना ही था जो हो चुका पाकिस्तान का। और ये जो मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि 76 साल की ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी मीटिंग हुई है चाइना की तर्ज पे है,
4 घंटे की मीटिंग थी। हर बिजनेसमैन को, जो 35 से 40 लोग थे सिर्फ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनकी खुल की बातें सुनी। बातें सुनने के बाद जो कोई प्रपोजल आती थी, बाकी लोगों से भी राय ली जाती थी कि आप बताएं। जब हाल की तरफ से यस होता था ना कि ये बहुत अच्छी प्रपोजल है, उसको इसमें लिख लिया जाता था। मसलन इंडिया की तर्ज का उन्होंने कहा जी बनाए क्रेडिट कार्ड लोकल, जो कि हम दे रहे हैं वीज़ा कार्ड, पेमेंटें कर रहे हैं डॉलरों की शक्ल में, कितना यूज़ होता है, कितना क्रेडिट कार्ड चल रहा है पाकिस्तान में, चाइना भी कर रहा है, हम क्यों नहीं करते। उसको पॉइंट नोट हो गया। एक और प्रपोजल इसी तरह आई कि जी आप ओवरसीज़ के लिए क्या करना चाहते हैं, चूँकि ओवरसीज़ के लिए आप कुछ करें। उसी वक्त एक बात आई, उसको बाकी लोगों को पूछा गया, सब ने कहा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा है। हम एक चीफ साहब ने कहा कि हम एक इसके लिए फिर ओवरसीज़ के लिए एक इंडस्ट्रियल सिटी बना लेते हैं, वो भी बड़ा अच्छा कदम है भाई, आप दो। तीसरा बात इस तरह मसाल ये हुई कि एक चीफ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि देखें सियासी पार्टियां जो होती हैं ना, इनकी इन्वेस्टमेंट होती है वोटर, वो इग्नोर कर देते हैं इस आंसर को। सारी पार्टियां, एक नहीं सब, सिर्फ इसलिए एक अपनी गवर्नमेंट होनी है, ये गवर्नमेंट वो आगे भी गवर्नमेंट आए, अपने वोटर खुश करने के लिए वो ऐसे काम उन करप्ट लोगों को इग्नोर कर देते हैं जिनको हमने, जिसको बहुत अरसे पहले कब्र में उतार देना चाहिए था, बस उनको इबरत का निशान बना देना चाहिए था। अब चूँकि इंटरम गवर्नमेंट है तो इनके पास हम इनको फुली सपोर्ट करेंगे कि इंटरम गवर्नमेंट किसी का कोई लिहाज ना करे और जो करप्ट है उसको माफ़ी ना दी जाए, बेशक किसी भी पार्टी से हो। अच्छा, ये आपने अच्छी बात की। चैलेंज आर्मी चीफ आए, वो कहते हैं ना फायर फाइटिंग का काम हमेशा फ़ौज ने किया है, लेकिन ये क्या वजह है कि आप लोग आर्मी चीफ के पास गए और जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं क्या ये डिलीवर नहीं करते? मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया। मैं वहाँ इस बात पे कहका भी लगा था। हुआ ये कि वहाँ उस मीटिंग में मौसम तकवीर साहब भी मौजूद थे, वज़ीर आला है, तो एक साहब बात करना चाह रहे थे। वो ज़ाहिर है जिस जो तारफ़ जो भी अपना सवाल करता था आर्मी चीफ से, पहले वो मौसम तकवीर साहब का तारफ़ करा देते थे, ये फ़लाँ साहब हैं जी। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा जी ये सुल्तान कोहिर साहब है, तो ये अपना मौजूदा जो वज़ीर है फेडरल मिनिस्टर आज़ाद, उनके बेटे हैं। पहले थोड़ा सा मुस्कराए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ बताएं आपकी क्या प्रपोजल है। उन्होंने 3-4 प्रपोजल रखी, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे वालिद साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, तुम उनको क्यों नहीं देते। इस बात में अच्छा खासा कहका लगा। बात करने का मकसद ये है कि हमें जो कह लें ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, या उनकी कारकर्दगी देख से कि अभी तो इंटरम गवर्नमेंट आई है ना, चूँकि मुझे आप माशाल्लाह मैं आपको अपने बहुत अरसे से देखता जा रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा बचपन से देखता आ रहा हूँ आप इस वाले से कि मैं आपको बड़े अरसे से देखता रहा हूँ, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम करते हैं। मुझे एक वाक़या सुना दें, किसी सियासी जमात ने इसके ऊपर तवज्जो दी हो, किसी, मैं तो ये समझता हूँ कि मिनिस्टर जो मानते हैं पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, इनका एक ही कल्चर है कि पैसे जमा करो। अभी पिछले दिनों मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था कि ब्रिगेडियर एजाज शाह थे जो वज़ीर दाखिला, तो उसके बाद जो शेखपुरा से MNA हैं लतीफ़ साहब थे, तो कह रहे हैं कि हम बैठे हुए थे असम्बली में, तो अपने ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब कह रहे हैं अपने साथी MNA से, यार मैंने अपने बेटे को एक नसीहत की है कि भाई मुल्क के ऐसा है कि जो तुम्हें मैंने प्रॉपर्टी बना के दी है ना, जो तुम्हें विरासत में मिली है प्रॉपर्टी, वो तो शायद तुम्हें ना बेचने दें, जो मैंने दी बेचो, किसी पुरसकून मुल्क में चले जाओ। एक वज़ीर दाखिला हो पाकिस्तान का, वो ऐसी बात कर रहा हो तो फिर किन्होंने मुल्क ठीक करना है। मसला ये है कि ये आप देखें, जब आप किसी ब्यूरोक्रेट को एक काम गलत कहते हैं ना, वो 3 अपने काम करेगा, आप ना को। ये आप इनके काम देख लें किसी भी MNA के, मिनिस्टरों के, ये SHO चेंज करा दें, वाई चेंज करा दें। आप तुर्की को देखें, मैं तुर्की बहुत जाता हूँ, मेरे लिए वो इसको फेवरेट इस वजह से है कि उसका लीडर बहुत अच्छा है। हम देखते हैं लीडरशिप, मेरी नज़र में लीडर को वोट नहीं देखना चाहिए, मुल्क देखना चाहिए। वोटर खुद हो जाते हैं। अभी जब हमारी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई है,
तो जब हम वहाँ गए हैं तो हमें नहीं पता था क्या एजेंडा है, क्या बातें होनी है, क्या नहीं होनी है। तो ये पहला मौका था जो उन्होंने क्रास की बोर्ड इनवाइट किया गया। तो लिया साहब, आप जब कंफर्ट लेवल देखते हैं, हाँ हाँ, आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, कई प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल मिले। आप कंफर्ट लेवल आपको एक पॉलिटिकल सर्कल में मिला या आर्मी के सर्कल में मिला? देखें जी, हम हैं पाकिस्तानी, हमें चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, हमें चाहिए जो करप्ट हो उसको सजा मिले। चंद मैं समझता हूँ कि मैंने एक प्रपोजल दी एक जगह पे, मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना जाए, तो आपको क्या मसला है? आप टॉप 10 पकड़ लें पाकिस्तान के, मुल्क ठीक हो जाएगा। आप डिवीजन लेवल पे पकड़ लें, जैसे ईरान में होता है, पूरी दुनिया में होता है कि जो इस बंदे के ऊपर FIR ज़्यादा होती है उसको बाकायदा कमिश्नर इंटरव्यू करता है बुला के कि जनाब आए पेश हों, फिर वो रिपोर्ट बनाता है उसके ऊपर कि जनाब ये बंदा क्या इस शहर में रहने का काबिल है या इसके लिए बेशक भी जेल है। यहाँ क्या है, 200 FIR हो तो बंदा बाहर घूम रहा हो, 200 बंदे, मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ कि बंदे ब्रांड बने हुए हैं, उनके खिलाफ पर्चा को नहीं दे सकता। क्यों? कि वो उनका डर खौफ है, क्योंकि पता है। और दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये है कि किसी करप्ट आदमी के पास जब कोर्ट में केस चला जाता है ना तो मुतमैन हो जाता है। आप 20-25 साल चलेगा, कौन देखेगा? ये नहीं कि बजाय कोर्ट में केस जाने से बंदा परेशान हो, कोई परेशानी नहीं है, कहता मैं सुकून में आ गया हूँ। अब मेरे पीछे कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे कई दफ़ा बात हुई इन लोगों से, कहते केस चल रहा है चलने दें, अब मेरे पास पुलिस तो नहीं पहुँचती रोज़ाना, मैं उनको दिखा देता हूँ मेरा केस चल रहा है जी, फैसला आएगा तो बात करेंगे। ये वजूहत है। और मैं ये भी बात करूँगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनको इन चीज़ें नज़र नहीं आती कि उनके रोज़ मुकदमे आते हैं, लोग रोते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, 40-40 साल वो केस को लॉन्ग चला जाता है। तो क्या इसके ऊपर एमरजेंसी नाफज नहीं होनी चाहिए? ये मैंने प्रपोजल दी चीफ साहब को, इसके ऊपर सब लोगों का जी जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो मुल्क देखे खुद वो तरक्की करेगा। हम जिनको हमारे बुज़ुर्ग बद्दू बोलते थे दुबई वालों को, सऊदीया वालों को बद्दू, अब वो बद्दू तो नहीं रहे, अब वो कहाँ पहुँच गए? क्या है, कोई सेंस है, कोई राकर सेंस है? लॉ एंड ऑर्डर, आप फीस डबल कर दें, आप कुछ करें, जजेस भर्ती कर दें, इसमें एमरजेंसी नाफज करें, आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दें। मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान का सरमाया बाहर जाने से रोक लेना तो आप मुल्क बहुत तरक्की करते हैं। आने की क्या बात है, लाने की क्या जरूरत है? साहब आपने जो बातें की बड़ी अच्छी, ये क्या वजह है कि हम अपनी ट्रैफिक क्यों नहीं ठीक कर सकते? सबसे पहले मेरिट सिस्टम नहीं है। मैंने ये भी बात की, मैंने 4 तजवीज़ें दी, वो चारों ने लिखी। मैं कहा सर जैसे फ़ौज में मेरिट है, बाकी दारों में क्यों नहीं है? इसमें भी मेरिट लेके आए, सब ठीक हो जाएगा। जब आपका एक SHO, अच्छा एक बड़ी अहम बात हुई जो मैं आपके चैनल में बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने नहीं की। उन्होंने एक और बात की कि पंजाब में पिछली गवर्नमेंट यानी कि जो साल पहले थी, तो उन्होंने हर 4 महीने बाद अफसरों को चेंज किया। क्या पता क्यों चेंज हुए? हमने भी खामोशी कर ली, कहते हमें सब पता है। जब आप उनको देखिए, ये आप अक्सर आप किसी को पता है कि वहाँ पोस्टें बिकती थी, और पोस्ट का ये होता था कि जनाब वो कई आ चुका है कि जनाब ये आप DC लगना है, आपने SP लगना है, इतने पैसे दो, और ये 6 महीने के लिए यहाँ पैसे भी पूरे करने, आपने अपने एक्स्ट्रा भी देने हैं। जब आप पोस्टिंग इस सिलसिले पे करेंगे तो क्या होगा? मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको छोटा सा, जो सही वाक़या है, फीस सेंटर में पेश हुआ था। DPO थे कोई साहब, नाम नहीं लूँगा, वो ऑफिस सेंटर खुद ही चले गए मोबाइल बेच करने ऑफिस सेंटर में। तो उन्हें दुकानदार को बोला मेरे पास 12 iPhone है, सेल करने हैं। तो जब 12 इकट्ठे फ़ोन आए तो उसने ना SHO को फ़ोन कर दिया, गुलबर्ग वाले को। SHO साहब पहुँच गए, SHO पर पहुँचे, कभी उसने ज़ाहिर जैसे इनका लहजा होता है कि भी तुम कौन हो, किधर से आए हो, पैसे का बड़ा सोर्स बताओ। अच्छा, उसने बेचारे ने DPO मौजूदा, अब क्या बताया उसको, उसने 2 मिनट की इजाज़त ली, बाहर आके SP को फ़ोन किया, या तुम्हारा SHO ये कह रहा है। उस SP ने फ़ोन किया उस SHO को कि भाई तुम ना क्या ये कर रहे हो? तो वो SHO बोला इसके वकाओ, सेल कराओ। ओके, उसने मदद की SHO से, और DPO ये कहा। ये नहीं कि अब आप ये कह लो कि कोई बंदा, ये हाल है
और बाकी यहाँ उस मीटिंग में बात हुई तो हम कुछ पुलिस वाले दोस्त बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि एक डीपो जिसने 100 मोबाइल इकट्ठा कर लिया ओहो, आईफोन का। ये कहाँ से करते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा मैंने उनको तरीका बात उनसे ही पूछ लिया। मैं कहा सर इनका तरीका बात, वो भी बंदा एक कह लेंगे मुनासिब था, अफसर साहब, कहते तरीका बात ये होता है कि वो बात इस तरह करते हैं, यार वो तुम्हारा भतीजा है ना, उसको मैंने आईफोन लेके देना, कोई दुकानदार आपका मिलने वाला है, ज़ाहिर है उसको पता होता है मैं डीपीओ से पास बैठा हूँ बंदा, ज़ाहिर है सर जी मैं करवा देता हूँ। अच्छा उसके बाद उसने पैक कराया, डीपीओ पर ले गया। अच्छा ये तुम ले आए यार, तुम्हें मैंने बंदा कहा था, ये तरीका वारता था उनका। वो सर ले मैं कोई बात नहीं मैं दे दूँ। अच्छा मैंने तुम्हें पैसे ज़रूर देने हैं, ये डीपीओ साहब उनको कह रहे होते हैं। वो पैसे किसने लेने किसने देने, उसके बाद छोड़ा, बात ख़त्म। ये कल्चर जब मुल्क में डेवलप हो गया है कि कोई बंदा उसके बगैर नहीं रहता, तो फिर ज़ाहिर है फिर आप SHO की क्या उम्मीद रखेंगे, DSP की क्या उम्मीद रखेंगे? क्या तुक बनता? मुझे ये बताएं कि DSP का आज भी चीफ मिनिस्टर तबादला करे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होते हैं DSP तक, ये मुझे पिछले दिनों पता चला। क्या ऐसा मुल्क चलते हैं? IG का काम है वो अपनी ठीक करे। यहाँ एक्चुअली कानून के भी हाथ बंधे हुए हैं। पिछले दिनों मुझे बड़ा एक बात सुनी मैंने कि जो SP जो CS ऑफिसर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर मुअत्तल कर सकता है, IG नहीं कर सकता। मुझे इसको तस्दीक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन में थी। तो मैंने जब पता किया था जी वो अगर बंदा करप्ट भी है तो उसका तबादला कर दिया जाए। भाई वहाँ करप्ट करेगा तो वहाँ ही करप्शन करेगा, ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास अगर 5 फैक्ट्रियाँ हैं, अगर हमारा जनरल मैनेजर एक जगह करप्शन करता तो हम तो उसको फुल छुट्टी करा देते हैं। ये तो नहीं हुआ कि आप उसको करके दूसरी फैक्ट्री में चले जाए। ये वजह है पाकिस्तान को दिमक की तरह चाटने की, मुल्क को बर्बाद करने की। हम अपने मुल्क को ठीक कर सकते हैं सर, उस वक्त तक ठीक नहीं कर सकते जब देखें डर खौफ ना हो। मिसाल है मरी में, अभी मैं कल देख रहा था जी वो परादे तोड़ रहे हैं। भाई आप उस DC को पकड़ो जिसके वक्त में बने हैं, उस इंस्पेक्टर को पकड़ो जिसके वक्त वो बने, तो आप उसको पहले इबरत का निशान बना दो ताकि आइंदा से रुक जाए। मैं कहता हूँ सारी फसाद की जड़ अफसरशाही है, चूँकि ये खुद मशरे देती है। सर इसको छोड़ें अपने पैसे लेने के लिए, इसको छोड़ें तो आप पैसे दें। आप बिजनेसमैन हैं, ये मुझे बताएं, ये तो मैं इनकी आवाज़ बोल रहा हूँ। आप जाते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, रोडों पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं और इंक्रोचमेंट इतनी है, हर जगह इंक्रोचमेंट है। मुझे बताएं ये फिर LDA क्या करती है? मैं बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने आर्मी चीफ साहब की मीटिंग में, हम जब चाय पी रहे थे, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं पंजाब के। मैं कहा सर आप ये तजावत अदारे मौजूद हैं, इतने हादसा होते हैं, तो क्या आपने तजावत के लिए कुछ नहीं करना किया? हम साइड पे खड़े थे, मैं और चीफ सेक्रेटरी साहब। तो उन्होंने कहा जी कहाँ तजावज़ है? मैं कहा सर, मैं बोला फिर, मैं कहा जी आपने जोहर होंगे अलामा इकबाल देखा, शालमी देखा, रंगमहल देखा, आपके लाहौर कितने हैं यहाँ हैं? तो कहते हम कुछ करते हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि जब ये असल बात मैं छोटी सी यहाँ और बात करूँगा कि हर रेहड़ी वाला पैसे देता है, एक नेटवर्क बना हुआ है। ये किसको देता है पैसे? ऊपर तक जाते हैं। ये एक दिन में करोड़ों रुपया जमा होता है एक दिन के। ये ऐसी फिक्र में आपको, मैं बिजनेसमैन हूँ, हमें फिंगर टिप पर चीज़ बताया। आप इसके ऊपर कर लें कि ये पैसे ऊपर तक जाते हैं कितने। आप एक काम करें और सर, ये नेकी का काम है। आप ज़रा पूछिएगा ट्रैफिक वालों से कि कितने हादसा होते हैं सब तजावज़ की वजह से होते हैं। मेरे एक डॉक्टर बड़े अच्छे थे, उनका भी डेथ हो गई ठोकर पे ऊपर, कि वो उन्हें गाड़ी खड़ी करके सामने जा रहे हैं फल लेने, गाड़ी आई वो मौके पे डेथ हो गई। कितने हादसा होते हैं। क्या ये हम नमाज़ें पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये हमें, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो नमाज का दर्स है, सबसे पहले कहता है कि तुम ईमानदारी करो। क्या अपने जो उनको जिम्मेदारी मिली अगर नहीं करते तो बेईमानी है। तो उन्हें सबसे पहले ये मामला सीधे करना चाहिए। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोग बदवाएँ देते हैं। लोगों आपका लम्हा हो जाएगा। मैं एक आपको वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ इंसाफ के ऊपर। पिछले दिनों में एक लाहौर के मशहूर आदमी है और काफ़ी सोर्सेज वाले भी हैं, बिज़नेस में अमीर आदमी है। उन्होंने लाहौर छोड़ दिया और एक अपने पुराने शहर में जाके बसेरा कर लिया। मैं उनको स्पेशल मुलाकात के लिए गया। कहने लगे तुम्हें कुछ मुझे पता भी था उनके मामला का। कहने लगे कि पहली तो बात यह है कि 2005 में मेरा बेटा कत्ल होता है, छोटी सी बात के ऊपर। वो जो
थे आदमी, उन्होंने मेरे घर आके बेटे को मार दिया, कत्ल कर दिया। मैंने पैसा लगाया, वकील लगाया, बड़ा कुछ किया, वो बंदे भागे बाहर से। और जब वो यहाँ आया किसी काम के लिए तो उसे राहदारी ज़मानत एक होती है कि आपने 20 दिन की ज़मानत दे लो, मैं आके पेश होना चाहता हूँ। आया, उसने अपने मामला सीधे किए, हमने बहुत ज़ोर लगाया, आखिरी टाइम पे उसकी ज़मानत कैंसिल हुई और बाहर जा चुका था। फिर मेरी जो बेगम है, ज़ाहिर उसका जवान बेटा उसके सामने कत्ल हुआ हो, वो अपनी उम्र से बड़ी हो गई है, यानी कि वो बेचारी के देखा नहीं जाता। और दूसरा कहता कि मेरा छोटा बेटा जब उस वक्त पढ़ रहा था स्कूल में, वो बड़ा हुआ, उसने उस मुल्क में जाके आउट ऑफ कंट्री उसको शूट कर दिया। उस गवर्नमेंट ने उस दूसरे बेटे को वहाँ कैप्चर कर लिया, हो गया। 2 बेटियां की मसाले शादी हुई है, दोनों को तलाक हो गई है कि हम दुश्मनदार लोगों के साथ नहीं चल सकते, जो कि हमें धमकियाँ आती हैं। अब जो दूसरा बेटा, दूसरी गवर्नमेंट ने उम्र कैद दे दी है। मेरा घर, मेरी संसद मेरी है ना, मुझे खोलती है। तो मैं सुबह उठ के एक ही दुआ मांगता हूँ, दुआ ये मांगता हूँ कि अल्लाह मियाँ या तो मुझे इंसाफ दे या ये मुल्क को ना किसी का वाले कर दे। सीधी बात उसने की। सुबह उठ के अपनी पहली दुआ मांगता हूँ, मुझे इंसाफ तो मिलेगा ना। मेरा घर उजड़ गया, मेरे पास क़यामत आ गई, मैं इस मुल्क के ऊपर अच्छा टैक्स पेयर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे सारी चीज़ ज़ीरो हो गई है कि मैं, हालांकि मेरे इंसाफ मिल जाता तो मेरी इस वक्त कहता अरबों रुपये की जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है मुझे खोलती है, मैं परेशान हूँ और मैं रात को सो नहीं सकता। तो मेरी जो बेगम है वो दवाइयाँ पे खा खा के मेरा घर इस वक्त क़यामत बन चुका है। और मैं बदवाएँ क्यों देता हूँ, इस मुल्क को देता हूँ, इस इंतज़ामिया को देता हूँ जिनकी वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिला। ये मुल्क का जब हाल होगा सर, क्या होगा? आपको बरतानिया के वो चर्चर का वाक़या भी जो है कि मुल्क में जंग लगी हो तो कह रहा है इंसाफ मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। इनको क्या मसला है? हमारे ओवरसीज सर, मैं चूँकि बिजनेसमैन हूँ, हम डेलीगेशन लेके जाते हैं बाहर, हमें वहाँ की पाकिस्तानी कम्यूनिटी सबसे पहले एयरपोर्ट पर रिसीव करती है, वो हमें दावतें देती है, हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं। और हमने ऐसे टाइकून देखे हैं जिसमें एक यूके का कमर रज़ा साहब है, उन्होंने कहा आपने देखा उनके घर गए, एकड़ों में फैला हुआ, गोरे अंदर काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको एक सवाल किया, मैं कहा कमर साहब कभी लाहौर का नहीं सोचा आप वापस जाएं? कहता बड़ा सोचता हूँ, मेरे बच्चे सेफ़ नहीं हैं, चलें आज सेव कर दें, मैं पता नहीं कितना पैसा लगा दूँ पाकिस्तान पे, मैं खुद चाहता हूँ, मेरे पास आइडियाज़ हैं। तो हम उन लोगों को भी इंसाफ नहीं देते। मेरी पहली मीटिंग जब ये PTI की गवर्नमेंट आई, मेरी नसीम फ़ारूक साहब से लंच को 1-to-1 मीटिंग हुई। मैंने उनसे एक बात की, मैं कि आप जो है ना ओवरसीज़, इनको 6 महीने में, साल में इंसाफ दे दें। इनकी जायदादों पे इनके रिश्तेदारी कब्जा कर बैठे हैं, उनका जो कल्चर है आके वो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको नफ़रत होती है जब थाने का ऐसा जो बोलता हाँ भी बैठो मैं आता हूँ, तो सिर्फ पैसे खाने की खातर उनको डिले करता, सिर्फ पैसे खाने की खातर। तो आपका क्या जाता है? हम इंसाफ ही मांगते हैं ना आपसे, तो आप उनको दे। तो सर बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए हैं जिससे दिल दुखता है, वो चाहते हैं कुछ करना पाकिस्तान के लिए, तो लेकिन अफसोस के पाकिस्तान के जो हालात हैं उस वजह से बहुत डिस्टर्बिंग है। अभी मैं एक और मिल लूँगा आपका, मैं UK शिकागो में बैठा हुआ था, हम कोई दोस्त बैठे थे पाकिस्तानी, अचानक एक 80 साल बुजुर्ग, लंबी सी दाढ़ी वाइट कलर की, तो वो जब उसने देखा पाकिस्तानी बैठे हैं तो पाकिस्तानी से कोई साहब भी आए हुए हैं, तो गप्पे शप्पे हो रही, तो आके बैठ गया। आके उसने सर ऊँची ऊँची बोलना शुरू कर दिया, कहने लगा आप पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हो, आप यहाँ आ जाते हो सैर करने घूमने फिरने, इसी तरह ही आपने मुल्क को ठीक नहीं किया। कहने लगा मैं यहाँ आया था जब मेरा शौक़ है मेरी कब्र पाकिस्तान में बने, बच्चे पहले मैं मना लेता था, अब कहते हैं पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, तो आंखों में उसके आंसू थे। कहता है मैं चाहता हूँ मेरी कब्र पाकिस्तान में बने, लेकिन आप लोग जो मुल्क को बर्बाद करते जा रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ। ये नहीं कि वो बंदे के जज्बात देखने वाले थे और हमारी सब की आंखों में नमी आ गई थी कि ये लोगों के जज्बात है, आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के हालात देखे वो लोग डिस्टर्ब हैं। जी सर। इलियास मजीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये थे इलियास मजीद जिन्होंने अपने दिल की बातें की हैं। बिज़नेस कम्युनिटी से इनको इनकरेजमेंट मिली है कि इनकी मीटिंग्स हुई हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, बड़ी उम्मीद है उनसे कि इम्प्लीमेंटेशन। इनकी सारी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर। ये जब तक नहीं होगा, ग्रास रूट पे इंसाफ नहीं मिलेगा, आप आगे नहीं जा सकते। और ये इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा हमें? क्योंकि यहाँ हमारी जो इकॉनमी है वो इतनी गिर गई है कि लोग एक तो तनख्वाह नहीं दे सकते,
तनख्वाह नहीं देंगे तो फिर आपने सर्वाइव करना है। सर्वाइव कैसे करेंगे? आप करप्शन से करेंगे। तो ये एक बांग्लादेश कहाँ चला गया, लेकिन आज हम खुद जितना भी गंद है इसके ज़िम्मेदार हम हैं, और हम एक ही तरीके से ठीक होंगे जो उन्होंने बात की है लॉ एंड ऑर्डर की। Until the next time, look after yourself. Please look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.